जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 32 हमारा आज के लेक्चर में क्या सीखने जा रहे हैं। ऑडिटर पे जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट अप्लाई होती हैं, हम उनमें नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है, इससे पहले हमने क्या स्टडी किया, अथॉरिटी। कल के लेक्चर में, कल पहला लेक्चर था हमारा कंपनी, हाँ, कल के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि कौन ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, ऑडिटर की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगी वो हमने देखा। टाइप ऑफ ऑडिटर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑडिटर है, सब्सिक्वेंट है, कैजुअल वैकेंसी है, या के डिसक्वालीफाइड पर्सन का केस है, या रेजिग्नेशन का केस है, उसके हवाले से लॉ ने हमें बताया हुआ था। आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि मोस्ट ऑफ अच्छा, आपके ख्याल में आपने इतनी एग्जांपल पढ़ी, फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है, कैजुअल वैकेंसी है, ठीक है, डिसक्वालीफाइड पर्सन। प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा कौन से टाइप ऑफ ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती होगी? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। शाबाश। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जो मोर देन 90% केसेस में जो सिचुएशन अराइज होती है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के हवाले से, यानी सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, वो कैसे होती है। और फिर इसके बाद ऑडिटर के राइट्स एंड ड्यूटीज को पढ़ेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज छोटा सा सिंपल कंसेप्ट है। जो मेन कंसेप्ट आज का वो हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं कि जो प्रोसीजर क्या होगा ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का, कौन से वाले, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं, ऑडिटर की भी दो टाइप्स होती हैं, एक इंटरनल ऑडिटर और एक एक्सटर्नल ऑडिटर। जो हम प्रोसीजर स्टडी करने जा रहे हैं, याद रखिए, ये एक्सटर्नल यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है। इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर नहीं है, वो डायरेक्टर जब चाहे जब अपॉइंट कर ले उसको। ये कौन से वाले ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर पड़ा? एक्सटर्नल या स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है, जिसको शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। आज के कंसेप्ट की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन पूछ लें जी। देखिए, वो कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि ऑडिट रिपोर्ट पे साइन किसने करने हैं। ठीक है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक ये कि ऑडिटर इंडिविजुअल हो, सोल प्रोप्राइटर जिसे हम कहते हैं, और दूसरा केस क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म हो। ठीक है, लॉ सोल प्रोप्राइटरशिप को अलहदा एक कैटेगरी ऑफ बिजनेस ट्रीट करता है, पार्टनरशिप को अलहदा और कंपनी को अलहदा। आपने पढ़ा हुआ कैफ 7 में। हम प्रैक्टिस में लीगली नहीं, प्रैक्टिस में चाहे सोल प्रोप्राइटर हो चाहे पार्टनरशिप हो, उन दोनों के लिए ऑडिट फर्म का नाम ही यूज करते हैं। हालांकि लीगली अगर देखा जाए तो अगर सोल प्रोप्राइटर है उसके लिए टेक्निकली फर्म का नाम यूज करना लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, लेकिन प्रैक्टिस में हम इसी तरह यूज कर लेते हैं। उसमें कोई कबाहत की बात नहीं है कि ये सीए फर्म है, ये सीए फर्म है। मे बी उसका ओनर एक हो, मे बी उसका ओनर मल्टीपल हो। तो लॉ जब डिफाइन कर रहा है उसने इसको दो हिस्सों में बताया। उसने कहा अगर तो इंडिविजुअल है, अगर ऑडिटर कौन है, इंडिविजुअल है, जिसको प्रैक्टिस में उसको भी हम एंगेजमेंट पार्टनर कह देंगे, हालांकि उसका दूसरा पार्टनर कोई नहीं होगा। पार्टनर तो वो होता है दो लोग या उससे ज्यादा, लेकिन प्रैक्टिस में उसको भी हम पार्टनर कह देते। तो रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा, वो इंडिविजुअल। यहां पे उसने एंगेजमेंट पार्टनर का वर्ड यूज नहीं किया लॉ ने। तो इंडिविजुअल है अगर सोल प्रोप्राइटर, ऑडिट पे उसके साथ कुछ एम्प्लॉइज होंगे, उसके मैनेजर वगैरह होंगे, ट्रेनिंग स्टूडेंट्स होंगे, रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा, वो इंडिविजुअल यानी सोल प्रोप्राइटर। ठीक। और अगर पार्टनरशिप फर्म का केस है तो कौन साइन करेगा? क्या कोई आपने था केस स्टडी में पूछ लिया कि सीनियर मैनेजर है, पार्टनर नहीं है, सीनियर मैनेजर है, क्या वो रिपोर्ट पे साइन कर सकते? तो नहीं कर सकते। रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा? पार्टनर में से कोई, एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है, हाथ होगा एंगेजमेंट पार्टनर का। हाथ किसका होगा? साइन किसके होंगे? फर्म के नेम से। ठीक है, तो चाहे है क्या कंसेप्ट, इंडिविजुअल है तो वही साइन करेगा, पार्टनरशिप फर्म है तो एंगेजमेंट पार्टनर, या अगर वो बाजू का डेथ हो जाती है, कोई और मसला हो जाता है, डिसेबिलिटी है, तो कोई दूसरा पार्टनर, लेकिन करेगा पार्टनर ही साइन। ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा? पार्टनर ही। सोल प्रोप्राइटर है तो खुद, और अगर फर्म है एंगेजमेंट पार्टनर और एनी ऑफ पार्टनर। अगर एंगेजमेंट पार्टनर कोई मसला मसाइल हो गए हैं तो एंगेजमेंट पार्टनर और एनी ऑफ द पार्टनर साइन करेंगे, कोई एम्प्लॉय मैनेजर साइन नहीं करेगा रिपोर्ट को। ये बात समझ आ गई? अच्छा, साइन करेगा अपना जाती नाम लिखेगा जो शनाख्ती कार्ड पे है? नहीं करेगा। अच्छा, साइन करेगा तो क्या साइन उस तरीके से करेगा जिस तरीके से अपनी जाती चेकबुक पे करता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कहां पे साइन करे? फर्म के नाम पे। ये मेन कंसेप्ट है।
ठीक है, तो इन चार सारी डिस्कशन के बाद किस कंक्लूजन में पहुंचे? अगर तो ऑडिटर इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल रिपोर्ट को साइन करेगा लेकिन फर्म के नाम से, जो ऑडिटर है उसके नाम से। और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो एनी एंगेजमेंट पार्टनर और एनी ऑफ द पार्टनर साइन करेंगे लेकिन फर्म के नाम से। हम फर्म किसको कह रहे हैं? हम फर्म उसको कह रहे हैं कि जिस नाम से आईकैप में रजिस्ट्रेशन करवाई गई है। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? आईएसएस ने यह कहा हुआ है कि अगर थ्रेट हो, कोई फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट हो, तो एंगेजमेंट पार्टनर अपना नाम रिपोर्ट में ना लिखे। ये आईएसएस ने कहा है। कंपनीज एक्ट ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है पाकिस्तान में ये वाली रिक्वायरमेंट बाय लॉ नहीं चलती। पाकिस्तान में ऑडिटर ने अपना नाम जरूर लिखना है, चाहे थ्रेट हो चाहे ना हो। वो सिर्फ उन कंट्रीज के लिए है जहां पे हालात थोड़े ज्यादा खराब हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? पाकिस्तान अभी इन कंट्रीज में नहीं है फिजिकल थ्रेट के हवाले। अगर डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को तो क्या इससे कोई कंफ्लिक्ट अराइज नहीं होता है। लेकिन याद रखें, कंपनीज एक्ट ने डायरेक्टर को यह पावर दी है रेयर केसेस में, रेगुलर केस में नहीं दी, रेयर केस में दी। जैसे फर्स्ट ऑडिटर, जैसे कैजुअल वैकेंसी। इसलिए कि फर्स्ट ऑडिटर तो होते हैं थोड़े से पीरियड के लिए, जब तक फर्स्ट एजीएम नहीं होती। कैजुअल वैकेंसी में इसलिए अथॉरिटी दी कि कैजुअल वैकेंसी के केस में सारे शेयर होल्डर्स को जमा करना जो पूरे पाकिस्तान में बिखरे हुए हैं, उनको जमा, और सिर्फ एक ही मकसद के लिए ये ऑडिटर अपॉइंट करना है। ये इनकन्वीनियंट होता है यूजर, शेयर होल्डर्स के लिए। तो शेयर होल्डर की आसानी को सामने रखते हुए अगर कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाए तो उसकी अपॉइंटमेंट डायरेक्टर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज कह सकते हैं कि होता है, लेकिन चूंकि रेयर केस है, शेयर होल्डर की आसानी को सामने रखते हुए उन्होंने क्या कर दें। और कोई क्वेश्चन? सर जी जी, फॉर्म के नाम पे सिग्नेचर होता है, तो मतलब ये सारे पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये सेपरेट सिग्नेचर फॉर्म का सिग्नेचर होगा जी। फर्म का नाम नहीं, जो सिग्नेचर होते हैं वो फर्म के नाम से ही होते हैं, फर्म के नाम से ही होते हैं। फर्म का जो भी नाम होगा उससे साइन होंगे, पार्टनर को अलग से डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे केपीएमजी फर्म है, कोई भी पार्टनर जब साइन करेगा, वो चाहे असलम हो चाहे बदर हो, ठीक है, वो कोई भी पार्टनर साइन करेगा तो असलम बदर नहीं लिखेगा, साइन किससे करेगा? केपीएमजी। हाँ, उसके नीचे नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर में अपना नाम लिख देगा। याद रखें, नाम अलहदा कंसेप्ट है, साइन अलहदा कंसेप्ट है। आपको जो ऑडिट रिपोर्ट मैंने दिया, अगर आप उसमें देखें तो जो साइन हुए हैं वो फर्म के नाम से हुए हैं। उसके बाद उन्होंने नीचे लिखा नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इज दिस। तो नाम मेंशन करना अलहदा चीज है, साइन करना अलहदा कंसेप्ट है। साइन फर्म के नाम से होंगे, यानी फर्म का जो नाम है वो सिग्नेचर आएगा केपीएमजी, लेकिन जो पार्टनर का नाम लिखा जाएगा वो एंगेजमेंट पार्टनर का होगा। क्लियर हो गया जी मेरे भाई? और की क्वेश्चन? ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, सर इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटर है, उसकी डेथ हो जाए तो क्या होगा? कैजुअल वैकेंसी। अगर पार्टनरशिप फर्म है, किसी एक पार्टनर की डेथ होगी एंगेजमेंट पार्टनर की, क्या ये कैजुअल वैकेंसी है? ये कैजुअल वैकेंसी नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप के केस में अपॉइंटमेंट फर्म के नाम से होती है, इंडिविजुअल पर्संस के नाम से नहीं होती। ठीक है, तो फर्म तो मौजूद है, दूसरे पार्टनर है, तो वो किसी दूसरे पार्टनर से कहेंगे कि अब आइंदा आपने ऑडिट करना है। पार्टनरशिप के केस में जब तक सारे पार्टनर्स नहीं मरेंगे कैजुअल वैकेंसी नहीं होगी। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर में एक मर गया, पार्टनर कैजुअल वैकेंसी आ गई सोल प्रोप्राइटर में, लेकिन पार्टनरशिप में किसी एक पार्टनर के मरने से कैजुअल वैकेंसी अराइज नहीं होती। बाकी पार्टनर्स, सर्वाइविंग पार्टनर्स कंटिन्यू करते हैं एंगेजमेंट को। जी जी भाई, ऊपर कर दिया, फ्लो ऊपर कर दिया जी। जो कैजुअल वैकेंसी के केस में ऑडिटर अपॉइंट होता है उसका टेन्योर क्या होगा? जो ओरिजिनल ऑडिटर का टेन्योर था उतना, यानी आने वाली एजीएम तक। आने वाली एजीएम से अगली एजीएम नहीं, आने वाली है। जैसे अगर एजीएम से 2 महीने पहले, तो उसका टेन्योर 2 महीने के लिए होगा। ठीक है, 2 + 12 नहीं, सिर्फ 2 मंथ्स। वो एजीएम में फिर अगला ऑडिटर आ जाएगा। अब ये एक अलग सवाल है, आपने नहीं सोचना कि इस सूरत में वो 2 महीनों में ऑडिट कैसे कंप्लीट करेगा, वो कर लेते होते हैं। और की क्वेश्चन? ऑडिटर का जो टेन्योर है वो टिल कंक्लूजन ऑफ एजीएम। अगर एजीएम होती है लेकिन कंक्लूड नहीं होती, इसका मतलब क्या, एजीएम बाजू का एडजॉर्न हो जाती है, शीला में पड़ा होगा, कंक्लूड नहीं होती, तो वो पिछले वाला ऑडिटर ही कंटिन्यू करेगा। बल्कि मुझे याद है एक आईकैप के ओपिनियन था, या शायद कोई लीगल मैटर के ऊपर ओपिनियन लिया था किसने, कि कंपनी की 2 साल से एजीएम ही नहीं हुई, 2 साल से एजीएम ही नहीं हुई, तो क्या
अब वो एजीएम के बगैर नेक्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहती है कंपनी अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए, क्या करवा सकती है? नहीं। जब तक एजीएम नहीं होगी पिछले ऑडिटर का टेन्योर पूरा नहीं, क्योंकि लॉ ने टेन्योर 1 ईयर नहीं कहा हुआ। एजीएम, अगर एजीएम सारी उम्र ही नहीं होती, फर्ज करें, होता तो नहीं, ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूं, सारी उम्र ही नहीं होती तो वो ही ऑडिटर कंटिन्यू करेगा। क्लियर हो गया मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन जी? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ डिसक्वालिफाइड पर्सन इज अपॉइंटेड। इसमें डिसक्वालिफाइड पर्सन का क्या है? देखिए, आपने कैफ 7 पढ़ा, क्लास में कोई स्टूडेंट जिसने कैफ 7 कंपनी लॉ ना पढ़ा हो? ना पढ़, चले पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो कंपनी लॉ में कंसेप्ट होता है डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव का। डायरेक्टर्स का एक क्राइटेरिया बताया जाता है कि किसको अपॉइंट किया जाएगा। तो क्राइटेरिया दो तरह से होता है, एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एक डिसक्वालिफिकेशन, जिसे एलिजिबिलिटी या इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कहते हैं। अगर वो क्राइटेरिया पूरा करे तो हम कहते हैं ये डायरेक्टर क्वालिफाइड है, अगर वो क्राइटेरिया पूरा ना करे तो हम क्या कहते हैं? डिसक्वालिफाइड। ठीक है, तो उसी तरह का क्राइटेरिया, एग्जैक्टली वही नहीं लेकिन उसी कंसेप्ट के मुताबिक ऑडिटर का भी क्राइटेरिया है। एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, एक डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जो प्रोबेबली कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अगर तो ऑडिटर उस क्राइटेरिया को जो कंपनीज एक्ट ने कहा हुआ है उसको पूरा करता है तो हम कहेंगे ये क्वालिफाइड है, और अगर उसको पूरा नहीं करता हम कहेंगे ये डिसक्वालिफाइड है। ठीक है, जैसे उसमें से एक एग्जांपल है कि एक्सटर्नल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, पिछले 3 साल में कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए अपॉइंटमेंट के वक्त में। लॉ ने कह दिया तो मतलब कह दिया। ठीक है, अब अगर पिछले 3 साल में वो एम्प्लॉय था और उसको फिर भी ऑडिटर अपॉइंट कर दिया तो क्या वो क्वालिफाइड है कि डिसक्वालिफाइड? डिसक्वालिफाइड। इसे हम कहेंगे डिसक्वालिफाइड पर्सन इज अपॉइंटेड। डिसक्वालिफाइड पर्सन इज अपॉइंटेड। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट क्या होगी? वाइड होगी, शुरू से ही वाइड होगी। ठीक है, सिमिलर कंसेप्ट सिर्फ रिकॉल करवाने के लिए आपको बता रहा हूं। कंपनी लॉ में भी था कि अगर डिसक्वालिफाइड डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, डिसक्वालिफाइड डायरेक्टर को, तो उसमें लिखा हुआ था उसके पिछले डिसीजन वैलिड है, जब सामने आया तो फिर आगे से ठीक है। लेकिन ऑडिट में ऐसा नहीं है। ऑडिट में कंसेप्ट क्या, अगर डिसक्वालिफाइड पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट किया ना, जो डिसक्वालिफाइड था एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट है, तो वो पहले दिन से ही फारिग है। अब ये नहीं कि 2 महीने बाद पता चला तो उसके पहले के प्रोसीजर को आप यूज कर ले, नहीं नहीं नहीं, वो अपॉइंटमेंट शुरू से ही फारिग है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट, मेन हेडिंग सेम है, इफ डिसक्वालिफाइड पर्सन इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर या इफ डिसक्वालिफाइड पर्सन इज अपॉइंटेड ऑडिटर, मेन हेडिंग कंसेप्ट सेम, लेकिन आगे उसका लीगल इफेक्ट फर्क है। क्लियर हुई है बात? दोनों में फर्क समझ आया? डिसक्वालिफाइड पर्सन या डिसक्वालिफाइड। और भी क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन होम असाइनमेंट की तरफ। जल्दी से पूछते हैं। वाइड एब इनिशियो, असल में लॉ नहीं पढ़े ना हम, तो हमारा मतलब वाइड और वाइड इनिशियो एक ही है। आप वाइड एब इनिशियो कर दें। अगर लॉ पढ़े होते तो मैं कुछ लीगल टर्म्स के ऊपर खास तौर पे आपकी तवज्जो दिलाता। ठीक है, जैसे हो सकता है इसमें कोई सेंटेंस में किसी में इंग्लिश में की गलती हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, क्या हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए? हमें उसके ऊपर तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए। क्यों? अगर इंग्लिश का पेपर होता फिर उसके ऊपर हम उसके स्पेलिंग आगे पीछे करते हैं या सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। ऑडिट का पेपर उसने टेक्निकल कंसेप्ट पूछा, उसने देखना है प्रोसीजर रेलिवेंट है कि नहीं, उसने आपके स्पेलिंग्स नहीं देखना है। टेस्ट ऑफ डिटेल लिखा कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स लिखा, ये अहम नहीं है। इंटरनल कंट्रोल लिखा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लिखा कि कंट्रोल एक्टिविटीज लिखा, ये अहम नहीं है। अहम है कि आपने कंट्रोल्स लिखे है कि नहीं लिखे। तो यहां पे ऑडिट के पेपर में ये लॉ का या इंग्लिश का पेपर नहीं है, तो इसमें जो प्योर लीगल टर्म्स हैं वो यूज करना जरूरी नहीं। यहां पे वाइड या वाइड एब इनिशियो एक ही बात है। वह वाइड एब इनिशियो लिखते हैं, ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं। वाइड लिखने वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। हमारी असाइनमेंट में क्वेश्चन थे चैप्टर 6 12th एडिशन से बता रहा हूं। चैप्टर 6 में क्वेश्चन 1 2 3, चैप्टर 5 में से क्वेश्चन 6 7 और चैप्टर 4 में से क्वेश्चन 34 और 25। ऐसा ही है जी, क्वेश्चन मैच कर लें, ऐसा ही है। चलिए 25 पिछला था, याद रखिए। अगर कोई प्रीवियस असाइनमेंट में क्वेश्चन मैंने दिया और डिस्कस नहीं कर सका तो क्या वो कभी भी डिस्कस नहीं करना? वो कल वाली असाइनमेंट में शामिल नहीं था, एग्रीड, लेकिन पिछली असाइनमेंट में शामिल था किसी, ठीक है, और ये डिस्कस नहीं हुआ था। क्या हो गया था? डिस्कस नहीं हो। तो बात लेक्चर की प्लानिंग ऐसे होती है कि जैसे कल का लेक्चर वो ज्यादा टाइम लेगा, तो हो सकता है कल मैं अपनी होम असाइनमेंट डिस्कस ना करूं, डायरेक्ट लेक्चर पे आ जाऊं। तो क्या इसका ये मतलब है कि अब आज वाली होम असाइनमेंट कभी डिस्कस ही नहीं होगी? चेक नहीं होगी, उससे अगले दिन हो जाएगी। वो
क्लियर? सबसे पहले चैप्टर 6 की होम असाइनमेंट। अच्छा, ये करंट चैप्टर के साथ प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चन भी होने चाहिए होम असाइनमेंट में कि नहीं? क्यों, क्या फायदा है इनका? रिवीजन। तो वैसे बाकी सच में बताइए, वैसे क्या रिवीजन होती है? कुछ ना कुछ कंसेप्ट, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन रिवाइज, बट ठीक है, ऐसे रखेंगे। अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, अंडरलाइन कर लें इसको। इससे क्या पता चला? ये चैप्टर 6 का शाबाश क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। आइडेंटिफाई द सिचुएशन इन विच कमीशन में अपॉइंट ए पर्सन टू फिल द वैकेंसी ऑफ एन ऑडिटर। क्या पूछ रहा है? टाइप ऑफ ऑडिटर बता के पूछ रहा है, कौन अपॉइंट करेगा, कि अथॉरिटी बता के पूछ रहा है? अथॉरिटी बता के पूछ रहा है। तो शाबाश, मेरा भाई बताएगा कमीशन कब अपॉइंट कर सकता है, जल्दी से 1.5 घंटा 2 घंटे लगा के कल ऑडिट आपने याद किया होगा ना? नहीं, फर्स्ट टाइम जब डायरेक्टर अगर within 90 days अपॉइंट ना कर सके तो if first directors fail to appoint auditor within 90 days of incorporation। शाबाश, अगला पॉइंट। अगले सब्सिक्वेंट ऑडिटर के अंदर if subsequent auditor is not appointed at AGM। शाबाश, फिर आगे अगली सिचुएशन। if directors do not fill casual vacancy within 30 days। और अगली एग्जांपल, if disqualified person is appointed as 4। पांचवी एग्जांपल, if appointed auditor is unwilling to act। चलिए, इसमें भी प्रॉब्लम। अच्छा, 3 नंबर है एग्जाम में, क्या सिर्फ 3 पॉइंट लिख देंगे कि 5 लिख देंगे? 5 लिख देंगे क्या? अगर लिख सकते हैं, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और आप तकरीबन इस क्वेश्चन को हमें कितना टाइम देना चाहिए एग्जाम में बैठ के? 3 into 1.8 पता है ना आपको कैलकुलेशन? 5.5 मिनट के करीब। आपने इस 5.5 मिनट में 1.5 मिनट सिर्फ पढ़ना और सोचना है। 1.5 मिनट सिर्फ पढ़ना। क्या पूछ रहा है? मैंने स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां करना है, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग 1.5 मिनट में क्या करना है? प्लानिंग। अगले 4 मिनट में परफॉर्मेंस करनी है, यानी लिखना है। हमेशा पहले जल्दी नहीं करने। अगर जल्दी करेंगे हो सकता है क्वेश्चन में, ये तो है सिंपल क्वेश्चन था, आगे चल के बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें एक लफ्ज होता है जिससे क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो हमेशा पहले 20% के करीब टाइम आपने प्लान करना है। जिंदगी में भी असूल बना ले, कोई प्रोजेक्ट है आपने काम करना है उसके ऊपर, पहले तकरीबन टोटल टाइम में से 20% प्लानिंग करनी है। इसके बाद क्वेश्चन 2, कैन ऑडिटर ऑफ ए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कैन ऑडिटर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी बी रिमूव्ड ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ हिज ऑफिस। ये तो पढ़ा ही नहीं है, वो लिस्टेड कंपनी का थोड़ा ही था। तो जो कंसेप्ट लिस्टेड के बारे में खास तौर पे नहीं पढ़ा, वो लिस्टेड अनलिस्टेड था, तो उसका मतलब हर तरह की कंपनी के लिए क्या रिमूव हो सकता है? कौन करेगा रिमूव मेरे भाई? जल्दी से बता दे प्यारे भाई, कौन करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे। ऑर्डर रिमूव डायरेक्टर नहीं करेंगे, मेंबर्स करेंगे। अच्छा ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, स्पेशल रेजोल्यूशन से। अच्छा, यहां पे उसने रिमूवल की बात की, आपने 2 चीजें बता दी, एक मेंबर, एक स्पेशल रेजोल्यूशन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहां पे क्या आगे इसकी जगह पे कौन ऑडिटर पॉइंट होगा वो बताना चाहिए कि नहीं? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि इसमें इसके बाद वाली अपॉइंटमेंट वो भी बतानी चाहिए? हाथ उठाइए जरा, हाथ। मार्क्स भी कम है और रिक्वायरमेंट में भी सिर्फ यही पूछ रहा है रिमूवल, अपॉइंटमेंट नहीं पूछ रहा। रिक्वायरमेंट में देखे कहीं अपॉइंटमेंट का लफ्ज है, रिमूवल का लफ्ज है, तो हम भी सिर्फ रिमूवल ही की बात करेंगे। हमने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलना है। एग्जाम में क्या लिखना होता है? हमने जो वो पूछे कि जो हमें आता है, जो वो पूछे, जो पूछता है वो लिखना है, जो आता है वो नहीं। यानी ये नहीं पूछा कुछ और हो, आता कुछ और हो। ठीक है, जो पूछा है नंबर उसके हैं, जो आपको आता है उसके नंबर नहीं। तो मैं कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 तो मुझे कोई केस स्टडी लग रही है, क्या ख्याल है? इसके कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, हाँ, पार्ट ए के आगे डिफरेंट कंपनी से स्टार्ट करते हैं। यू हैव रिसीव्ड लेटर फ्रॉम कंपनी सेक्रेटरी ऑफ एबीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑन March 4, 2006। डेट को अंडरलाइन कर लें। क्या ऑडिट के पेपर में डेट्स अहम होती हैं? यस, अहम होती हैं, क्योंकि हमारे बहुत से कंसेप्ट ऐसे हैं जो डेट्स पे बेस कर रहे होते हैं। जैसे सब्सिक्वेंट इवेंट, याद है चैप्टर 4 डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में सब्सिक्वेंट इवेंट की बात आई थी। वो कंसेप्ट भी हमारा डेट पे बेस कर रहा होता है। और अभी इस चैप्टर में हम 90 डेज पढ़ रहे हैं, कभी 30 डेज, 60 डेज, पता नहीं कितने कितने दिन पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी डेज का कंसेप्ट है। तो याद रखिए, डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन में अगर दी हो, डेट हमेशा अंडरलाइन करनी है। कर ली डेट अंडरलाइन? क्वेश्चन नहीं मिल रहा इसको। ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 पब्लिक लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनीज।
The secretary requested you to advise him as to who will have the authority to appoint new auditors in following situation relating to different companies of the group. वो समझ रहा है कि आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव याद किया हुआ है और उसे बता देंगे कि किस सिचुएशन में कौन अपॉइंट करेगा। तो सही समझ रहा है कि गलत समझ रहा है? सही समझ रहा है, बिल्कुल। हमने कहा 4 या 40 कंपनीज भी ले आते तो हम बता देते कि किस सिचुएशन में कौन अपॉइंट करेगा, हम बता देते। पहली सिचुएशन क्या क्या रिक्वेस्टेड यू फॉलोइंग सिचुएशन, ऑडिटर्स ऑफ कंपनी ए विल बी रिटायरिंग। रिटायरिंग को अंडरलाइन करें। लफ्ज रिटायरिंग में और रिमूवल में क्या फर्क है? रिटायरिंग का मतलब पूरा टेन्योर कर रहा है और रिमूवल का मतलब मिड टर्म रिमूवल का केस है प्रोबेबली। ठीक है, बाज़ औक़ात वो इंटरचेंजेबली वर्ड यूज कर लेता है, तो आपने रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस करना है, लफ्ज पे नहीं, वरना असल में रिटायरिंग और रिमूवल के लफ्ज में फर्क है। ऑन द कंक्लूजन ऑफ एजीएम ऑफ द कंपनी, ये तो पक्का हो गया हमें क्या कि वो अपना टेन्योर पूरा करके जा रहा है। अब कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स करेंगे थ्रू रेजोल्यूशन। मेंबर्स करें ना, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन मिड टर्म रिमूवल के लिए चाहिए, अपॉइंटमेंट के लिए नहीं। स्पेशल रेजोल्यूशन किसके लिए चाहिए? मिड टर्म रिमूवल के लिए। भाई ए में कोई प्रॉब्लम कंपनी ए में? नो। ऑडिटर्स ऑफ कंपनी बी वर रिमूव्ड बाय द मेंबर्स ऑन मार्च 2, 2006। रिमूव्ड बाय मेंबर्स ने रिमूव कर दिया ऑडिटर्स को 2 मार्च को। अब इसका मतलब क्या है? अब ये क्या एजीएम में रिमूव हो रहा है? कैसे पता चला एजीएम में नहीं हो रहा? लिखा तो नहीं हुआ। पिछली एग्जांपल में उसने लिख दिया था एजीएम में, तो अगर ये भी एजीएम में रिमूव हो रहा था तो ये भी लिख देता इधर। उसने नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है? ये कौन सी रिमूवल है? मिड टर्म। मेंबर्स ही करते हैं, सही कहा उसने। तो अब उसकी जगह पे कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। गलत। हाँ, शाबाश, विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन। कमीशन की प्रायर अप्रूवल के साथ। ठीक, कंपनी बी क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? तो क्या क्या कंपनी बी के केस में कौन कौन से अल्फाज लाजमी आपके सोल्यूशन में होने चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाजमी होना चाहिए, प्रायर अप्रूवल लाजमी होना चाहिए, कमीशन। सी हो गई गलती कंपनी ए में। जो स्टूडेंट गलती बताएगा शाबाश। अगर कंपनी ए में पूरी बात तो की ही नहीं, पूरी बात तो हमने क्या कंपनी ए में पूरी बात होती? हमने सिर्फ इतना बताया कि एजीएम में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, हालांकि हमें पूरी बात करनी चाहिए थी। पूरी बात क्या होती? इफ मेंबर्स डू नॉट अपॉइंट देन कमीशन। वो तो मैंने अभी मार्क्स देखे 8, मैंने कहा ये कैसे पूरे हो, मुझे फौरन अपनी गलती पता चल गई। शुक्र है उसने मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो मुझे फौरन अपनी गलती पता चली। ठीक है कि 4 सिचुएशन 8 नंबर है, हर सिचुएशन के 2-2 नंबर होंगे, तो इसका मतलब पॉइंट्स भी 2-2 होंगे, कम से कम 2-2 पॉइंट्स होंगे। तो आपने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? दूसरे रूम में है। फिर ऑडिटर्स ऑफ कंपनी सी बिकेम डिसक्वालिफाइड ऑन फरवरी 14, 2006। अब कौन अपॉइंटमेंट करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ अकरेंस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। हाँ, इफ डायरेक्टर्स फेल टू फिल वैकेंसी देन कमीशन। शाबाश। डी ऑडिटर्स ऑफ कंपनी डी रिजाइंड ऑन जनवरी 28। रिजाइन कर दिया, अनविलिंग टू एक्ट। अब कौन करेगा? कमीशन। नहीं, ये कैजुअल वैकेंसी, ये स्पेसिफिकली लॉ ने, वैसे इसे कैजुअल वैकेंसी होती अगर लॉ ने अलहदा से ना बताया होता कि इस केस में मैं अपॉइंट करूंगा। अगर लॉ ने अलहदा से ना बताया होता तो फिर हम इसको कैजुअल वैकेंसी में लेके जाते, ठीक है। लेकिन अगर कैजुअल वैकेंसी में भी जाता ये, तो फिर भी अपॉइंटमेंट कमीशन के पास ही जाती। क्यों भला? 30 दिन गुजर चुके हैं, 30 दिन गुजर। फिर कह रहा है व्हाट वुड बी द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ न्यू ऑडिटर इन द केसेस गिवन अबाउट। मैं एग्जाम में बैठ के परेशान होकर ये सोच रहा हूं कि मुझे हर केस का अलग-अलग बताना है, टेन्योर क्या होगा, ये कैसे पता चला? आपको इकट्ठे बता दें। 2 नंबर हैं और वैसे भी सबका रूल सेम है, सबका रूल सेम है। कौन अपॉइंट करेगा? सॉरी, ये
टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगी? फ्रॉम नेक्स्ट एजीएम नहीं कहना, फ्रॉम द नेक्स्ट एजीएम गलत, 0 नंबर, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, ये बता। अच्छा, अगर रिक्वायरमेंट ये होती कि इन अबाउ केसेस व्हाट शैल बी रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, फिर क्या बताते हैं कि जो भी अथॉरिटी अपॉइंट कर रही है, जो भी अथॉरिटी अगर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं डायरेक्टर, तो रिम्यूनरेशन विल डिटरमिन्ड बाय डायरेक्टर, इफ कमीशन तो कमीशन, इन ऑल अदर केसेस मेंबर्स को उसने बैलेंसिंग फिगर में डाल दिया। 3 में कोई प्रॉब्लम? चलिए, ये चैप्टर तो नहीं मट गया जी। रिजाइंड को हम नॉर्मली कैजुअल वैकेंसी में लेते हैं, लॉ सीला में आपने यही पढ़ा होगा, यहां पे भी कैजुअल वैकेंसी में ही लेते, लेकिन हमारा असूल है कि जो सिचुएशन स्पेसिफिकली अलग डिस्कस हो गई है ना, जिस सिचुएशन के ऊपर कोई स्पेशल रूल है तो उस पर स्पेशल रूल अप्लाई करेंगे, जनरल नहीं करेंगे। उसने ये रिजाइन वाला हालांकि कैजुअल वैकेंसी का रूल है, लेकिन उसने अलहदा से चूंकि लिख के दे दिया कि रिजाइन करेगा, अनविलिंग टू एक्ट होगा, तो मैं करूंगा पॉइंट। तो मुझे बताइए, जब अलहदा से उसने कह दिया तो इस पे जनरल हम कैजुअल वैकेंसी वाला रूल लगाएंगे जो उसने खास तौर पे बताया, खास होता है। ये तो आपने शायद कहीं सुना होगा, स्पेसिफिक लॉ ओवरराइड जनरल लॉ, स्पेसिफिक लॉ ओवरराइड जनरल लॉ। तो चूंकि स्पेसिफिक प्रोविजन उसने बता दिया तो जनरल को हम इग्नोर करके स्पेसिफिक अप्लाई कर रहे हैं जी। क्या मेंबर टेन्योर ज्यादा करने का एग्रीमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लॉ ने जो बता दिया उसकी वायलेशन नहीं हो सकती, वो ना कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है ना, तो इसकी अपॉइंटमेंट वगैरह सारी लॉ बताएगा। हाँ, अगर इंटरनल ऑडिटर होता तो फिर जितना मर्जी करते हो उससे में कोई टेंशन नहीं। चैप्टर 5 अब ये थोड़ी मुझे केस स्टडी लग रही है, केस स्टडी लग रही है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, टिप समझ लीजिए, एग्जाम टिप। आई कैप सम टाइम ये कहता है, अच्छा अब सुनिएगा जरा, एक ऑडिटर को अपॉइंट किया गया, ड्यूरिंग ऑडिट कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई, 30 डेज गुजर गए, डायरेक्टर्स ने कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं की, डायरेक्टर्स ने कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं की। रिक्वायर्ड डिस्क्राइब इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, क्या लिखेंगे? ये आई कैप ऐसे करता है, क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट में इनकंसिस्टेंसी है, इंफॉर्मेशन किसी और कंसेप्ट की दे रहा है, रिक्वायरमेंट में कुछ और पूछ रहा है, क्या लिखूं? इनहेरेंट लिमिटेड। मार्क्स, हाँ मार्क्स किस चीज के होते हैं? रिक्वायरमेंट के। अगर इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंसी है तो रिक्वायरमेंट को सामने रखे, जो रिक्वायरमेंट में पूछा है वो बताना है। वहां पे बैठ के सोचते नहीं रहना कि इंफॉर्मेशन कोई और दी है, कुछ ना कुछ चक्कर जरूर होगा, कोई चक्कर नहीं। बाजू का आई कैप ऐसे करता है, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में ऐसे केस स्टडी में नहीं करता, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में सम टाइम ऐसे करता है कि ऊपर इंफॉर्मेशन कोई और दे देगा 3-4 लाइन में और नीचे रिक्वायरमेंट कुछ और। आपने सिंपल रिक्वायरमेंट को सामने रख के जो आंसर बनता है वो लिखना है। स्टेट द एक्शन, अब इसलिए रिक्वायरमेंट पढ़ो। स्टेट द एक्शन दैट योर फर्म शुड टेक विद रिस्पेक्ट टू रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम बी। अब यहां पे ये मुझे पता चल गया ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है। यहां पे क्या रिक्वायरमेंट से पता चल रहा है हमारी फर्म ने क्या करना है? नहीं पता चल रहा ना, ये पता चल गया कुछ ना कुछ करना है। क्या करना है ये नहीं, क्योंकि उसने कहा है विद रिस्पेक्ट टू रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अब ये जो रिक्वेस्ट आई है किस चीज की है, इस पे डिपेंड करेगा हमने क्या करना है। रिक्वायरमेंट से जब क्लियर ना हो हमने क्या करना है, तो कैसे क्लियर होता है? इंफॉर्मेशन से। अगर रिक्वायरमेंट से क्लियर हो जाए क्या करना है, तो फिर एहतियातन क्वेश्चन फिर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अहम चीज क्या है? रिक्वायरमेंट। इसमें रिक्वायरमेंट से तो बाकी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है योर फर्म हैज रिसीव्ड रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम बी, ए फर्म ऑफ ऑडिटर, इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स प्रोस्पेक्टिव एक्सटर्नल ऑडिट क्लाइंट। प्रोस्पेक्टिव को अंडरलाइन करें, नया लफ्ज है, इसका मतलब क्या है? फ्यूचर, इन आने वाला क्लाइंट। Prospective external client A Limited. A is currently audited by your firm, but after discovering that A's manufacturing process includes unethical labor practices in its overseas supply chain, your firm decided not to seek reappointment. ठीक है, not to seek reappointment. Unethical labor practices चल रही थी।
बताया नहीं, जरूरी भी नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपसे चाह रहा हूं कि सोच के बताएं। अनएथिकल लेबर प्रैक्टिस क्या हो सकती है? चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम करवा रहे थे, या मिनिमम वेजेस जो थी वो 30,000 हैं, वो 20,000 22,000 दे रहे थे, या हो सकता है ओवर टाइम ना दे रहे हो, शाबाश, या हो सकता है सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना की गई हो, ठीक है, फैक्ट्री में आग लगने की सूरत में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, इस तरह के इश्यूज आपने कहा नहीं, ये क्लाइंट ठीक नहीं है, ये क्लाइंट ठीक नहीं है, आपने फैसला कर दिया। अब आपको लेटर मिल गया, वो हमसे इंफॉर्मेशन, इस लेटर का नाम क्या है जो हमें मिला? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। तो समझ गया, चेंज ऑफ ऑर्डर का केस है। इसमें सबसे अहम क्वेश्चन जो डिसाइड करना है आपने वो ये कि आप इनकमिंग ऑडिटर है कि आउटगोइंग? आउटगोइंग ऑडिटर है। तो बताइए, अब रिक्वेस्ट, तो मैं तो फौरी तौर पे बता दूं कि ये बड़े गलत लोग हैं। स्टेप नंबर 1 क्लाइंट से परमिशन लेनी है। स्टेप नंबर 2 अगर परमिशन मिल जाए, ऑनेस्टी स्टेट फैक्ट्स, परमिशन ना मिले तो फिर क्या करेंगे? फिर भी लेटर जाएगा, है ना जी बात? फिर क्या बताएंगे? परमिशन नहीं मिली, शाबाश, क्लियर होगी ये बात? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब ये चूंकि हम आउटगोइंग ऑडिटर हैं तो इसलिए वो स्कोप लिमिटेशन या विड्रॉल वाली बात नहीं लिखनी हमने। 6 क्लियर? तो इसमें 3 नंबर हैं। एक अब मैं एग्जाम में बैठ के ना मार्क्स की एलोकेशन कर रहा हूं। 3 नंबर है। 1 नंबर तो हो जाएगा क्लाइंट से परमिशन लेने का, 1 नंबर हो जाएगा इफ परमिटेड तो क्या करना है, और तीसरा नंबर इफ नॉट परमिटेड तो क्या करना है। प्लान करके ना, ये जो 1.5 मिनट शुरू का होता है, 1-1.5 मिनट प्लान करके फिर लिखना शुरू करना है। 7 योर फर्म हैज बीन इनवाइट, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। Explain why this matter should be considered when deciding whether or not to accept the appointment as external auditor of W. Why this matter? Which matter? Requirement से नहीं पता चल रहा, which matter? कहां से पता चलेगा? Information से। Your firm has been invited by Tony, the managing director and majority shareholder of W Limited. अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर, कुछ जगहों पे चीफ एग्जीक्यूटिव को मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रेसिडेंट कहा जाता है, अमेरिकन कंपनीज ये काम करते हैं, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव को क्या कहा जाता है? मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रेसिडेंट। अगर कभी ये किसी केस स्टडी में टर्म यूज हो तो आपको पता होना चाहिए चीफ एग्जीक्यूटिव को ही बोल रहा है। और सीएफओ के लिए बोलते हैं फाइनेंशियल कंट्रोलर। सीएफओ के लिए क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल कंट्रोल। तो जहां फाइनेंशियल कंट्रोल समझ आएगी। तो टोनी ने इनवाइट किया हमें टू एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज एक्सटर्नल। भाई अपॉइंटमेंट से पहले उस ऑडिटर की कंसेंट लेनी चाहिए कि कंसेंट के बगैर अपॉइंट कर देना चाहिए? कंसेंट लेनी चाहिए। तो टोनी ने कहा भाईजान क्या ख्याल है आपका? हमने कहा हमने फौरन क्या देना चाहिए? अच्छा ख्याल है नहीं? एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, शाबाश। अब कह रहे एक्सेप्टेंस प्रोसीजर में क्या हो? योर फर्म्स क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर हैव आइडेंटिफाइड रिसेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल व्हिच रिपोर्टेड डिटेल्स ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू फ्रॉड कमिटेड बाय टोनी। अब बताइए ये एक्सेप्टेंस में कौन सा प्रॉब्लम आ गई? थ्रेट आ गया। कौन सा थ्रेट आ गया? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। आगे ये लिखेंगे ये थ्रेट क्रिएट होता है। क्या रीजन भी लिखनी चाहिए? किस वजह से? बिकॉज ऑफ फ्रॉड या एलिगेशन ऑफ फ्रॉड ऑन चीफ एग्जीक्यूटिव। क्या लाजमी है कि हम इस क्लाइंट को क्विट कर दें? ये भी कर सकते हैं हाँ, लेकिन पहले हम क्या लिखेंगे कि हम इवैल्यूएट करेंगे क्या हम इंक्रीज प्रोसीजर से इस थ्रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं एक्सेप्ट कर ले, और अगर नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट ना करें। सीए करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा प्रोसीजर अप्लाई होते हैं, करने पड़ते हैं। क्या ये सोच के छोड़ दे सीए? नहीं। देखें अगर आप इस काबिल है कि ज्यादा पढ़ सके, ठीक है, ज्यादा हर रोज पढ़ सके, कम से कम खुद 6 से 8 घंटे खुद पढ़ सके हर रोज, 1.5-2 साल के लिए पढ़ना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1.5-2 साल के लिए। फिर आर्टिकल्स में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो पढ़ सकते हैं, तो फिर कर ले। और अगर नहीं पढ़ सकते, सिर्फ आधा घंटा पढ़ सकते हैं रोज, तो फिर सीए की बजाय बीए कर ले, उसमें फर्स्ट डिवीजन ले, बल्कि 45 मिनट अगर पढ़ लें तो हो सकता है कोई गोल्ड मेडल भी आ जाए, ठीक है। तो ये अच्छा, ये कब फैसला करना है? अहम चीज, कब करना था ये फैसला? एफएससी के बाद, एफएससी के बाद। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बाद में भी मैनेजमेंट की पहले पता चलता हमें एक्सेप्ट ना करते, बाद में पता चल गया तो विड्रॉ। या तो प्रोसीजर बढ़ाएं, अगर प्रोसीजर नहीं बढ़ा सकते
तो फिर बेटा थ्रेट रिड्यूस कर सकते हैं तो करें, पहली ऑप्शन वो है। अगर नहीं कर सकते तो पता है टाइम जाया ना करें हम क्लाइंट का भी अपना भी। भाई क्लियर इसमें? तो ये इशू जो इसने पूछा मैटर किस वजह से आप कंसीडर किस वजह से करेंगे? बिकॉज दिस मैटर क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। और उसके आगे आप हम बता दें हम इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अगर रिड्यूस हो जाता है ठीक, नहीं होता तो अच्छा क्या हमें वो सेफगार्ड भी बता देने चाहिए? मार्क्स ज्यादा हैं मेरा ख्याल है बता देने चाहिए। मार्क्स 4 है ना, मेरा ख्याल है बता देने चाहिए। ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं सोल्यूशन में मैंने बताया है कि नहीं बताया, हमें नहीं बताया, ये हाल है आपका। वो कह रहे बताया नहीं बताया। चलिए अब ये चैप्टर 4 आ गया। कह रहे नीचे बहुत सी सिचुएशंस हैं, ये क्विकली आपके कंसेप्ट रिपोर्ट के रिवाइज करवा देगा। Items 1 to 11 listed below present various situations an item might encounter in conducted an audit of financial statement. For each situation identify impact on audit report. यानी impact on audit report का मतलब क्या बताना है? ये क्या है? और क्या है? Unqualified opinion है, MC का मैटर है, अदर मैटर है, qualified opinion, disclaimer of do not draft qualification. इसका क्या मतलब है? Do not draft qualification का मतलब क्या है? ओपिनियन को ड्राफ्ट करके लिख के स्टैंडर्ड पैराग्राफ नहीं बताना, सिर्फ ये बताना ओपिनियन कौन सा आएगा क्वालिफाइड, उस ओपिनियन को लिखने ना बैठ जाना, सिर्फ ये बताना है ओपिनियन कौन सा आएगा क्वालिफाइड, उसको लिखने नहीं बैठ जाना इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिस्टेड कंपनी डू नॉट डिस्क्लोज सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। क्या है? मिस इफेक्ट बताया उसने नहीं, तो क्या करें? दोनों। इफ मटेरियल क्वालिफाइड ओपिनियन, इफ परवेसिव एडवर्स ओपिनियन, बस बेसिस। हाँ, नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट। सेकंड, क्लाइंट चेंजेस डिस्काउंटिंग पॉलिसी फॉर वैल्यूएशन वेंट फ्रॉम फाइवर टू एवरेज कॉस्ट, ऑडिटर कंकर्स विद द चेंज। ऑडिटर कंकर्स विद द चेंज का मतलब क्या है? एग्री कर, उसे चेकिंग चुकिंग कर ली सारी, सब कुछ ठीक है, बेहतरीन। क्या करें? अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस की ऑडिट माइनस थी ना उधर से। An item is appointed to audit client's financial statement after the annual physical inventory count. Accounting records are not sufficiently reliable to enable the auditor to become satisfied as to year-end inventory value. Scope limited. क्या इफेक्ट बताया उसने? अगर मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो और की ऑडिट मैटर भी आएगा। क्या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में की ऑडिट मैटर नहीं आएगा? बिल्कुल ठीक है। क्या कोई और पैराग्राफ आएगा? अदर मैटर भी आएगा। वो किस वजह से? पॉइंटेड की वजह से कि पिछले साल का ऑडिट इसने कैसे पता चला नहीं किया, रीपॉइंटेड होता तो पता चलता किया। फॉर क्लाइंट हैज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन बैंक विच इज अंडर लिक्विडेशन पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ, अंडर लिक्विडेशन का मतलब बैंक अल्लाह हाफिज प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, नो प्रोविजन हैज बीन मेड इन अकाउंट्स, दिस मैटर इज एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या डिस्क्लोज होना चाहिए? प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए। पता चल गया बैड डेट है हमारा, प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए, नहीं करते तो इफेक्ट बताया, दोनों डिस्कस करेंगे। मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो एडवर्स। 5, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए लिस्टेड कंपनी डू नॉट डिस्क्लोज रेम्युनरेशन पेड टू चीफ एग्जीक्यूटिव। क्या ये डिस्क्लोजर देना चाहिए? फाइनेंशियल आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो क्या होगा ये स्टेटमेंट। ठीक है, अब आगे मैं क्विकली एनालिसिस कर रहा हूं। इफ मटेरियल क्या आएगा, टाइप ऑफ ओपिनियन, वो आप कर लेंगे ना, वो तो रेपिटेशन नहीं। रेम्युनरेशन पेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर होता है ये, और ये 4, हाँ जी बिल्कुल 4 शेड्यूल रिक्वायर करता है इसको। 6, ड्यू टू लॉसेज एंड एडवर्स की फाइनेंशियल, लॉसेज एंड एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो, लॉसेज एडवर्स, कुछ याद आया? लॉस क्या? गोइंग कंसर्न। लेकिन अभी नतीजे पे नहीं पहुंचना, पहले देख लें कि कंक्लूजन हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर वो हमें किसी कंक्लूजन पे पहुंचा रहा हो तो क्या करेंगे? कंक्लूजन पे पहुंचा रहा हो तो क्या करेंगे? तो वो कंक्लूजन लिखेंगे। अगर हमें किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचाता तो सारी पॉसिबिलिटी तीनों कवर करेंगे। तीनों कौन सी? एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट और एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। तो अभी देखते हैं। कहते हैं ऑडिटर हैज सब्सटेंशियल डाउट अबाउट क्लाइंट्स एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न फॉर रीजनेबल पीरियड।
क्लाइंट हैज एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टी इन नोट्स, डिस्क्लोज कर दिया उसने। अब बताइए एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट या एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। अब चूंकि डिस्क्लोज कर दिया उसने तो ये मिस स्टेटमेंट नहीं है, मिस स्टेटमेंट नहीं है। और यहां पे उसने लफ्ज इस्तेमाल किया डाउट का, डाउट का। तो हमें मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग, ये 50-50 वाली सिचुएशन की तरफ लेगा। 7 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिफ्यूजेस आइटर एक्सेस टू मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, स्कोप लिमिटेशन है बाय मैनेजमेंट, बिल्कुल। 8 आइटर इज अनएबल टू ऑब्टेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड सब्सिडियरी, स्कोप लिमिटेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मौजूद नहीं है, वेरिफिकेशन कैसे होगी? और ये तो कंसोलिडेशन का लफ्ज सुना हुआ है कभी आपने? शाबाश। तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत होती है। 9 previous years financial statements were audited by another firm of chartered accountants who issued unqualified audit opinion. Other matter paragraph, बिल्कुल ठीक है। 10 certain material transaction cannot be tested because of management's retention policy related to record. Scope limitation, पता नहीं कौन सी घटिया पॉलिसी बनाई होगी कि 6 महीने बाद रिकॉर्ड जला देते हैं। Management changes its accounting policy from cost to revaluation. Auditor does not concur with the change. फिर मिस स्टेटमेंट इफेक्ट बताया उसने, कौन सा डिस्कस करें? दोनों डिस्कस करने हैं हमने। अच्छा अगर लिखा होता ऑडिटर कंकर्स विद द चेंज, ये ऑर्डर में करता है, शाबाश। नेक्स्ट क्लाइंट रिफ्यूजेस टू परमिट द ऑडिटर टू कंफर्म सर्टेन सिग्निफिकेंट अकाउंट्स रिसीवेबल और अप्लाई अल्टरनेटिव प्रोसीजर टू वेरीफाई दीज बैलेंसेस। स्कोप लिमिटेशन बल्कि बाय मैनेजमेंट है, ठीक है, डेटर्स को वेरीफाई नहीं करने दिया। क्या इफेक्ट बताया उसने मटेरियल के परवेसिव? दोनों डिस्कस करेंगे, बल्कि इसमें तो विड्रॉल डिस्कस नहीं करेंगे। विड्रॉल वाली बात डिस्कस क्यों नहीं करेंगे? स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, विड्रॉल की बात डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों? उसने इफेक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है, सिर्फ अंदर रहना, रिपोर्ट से बाहर नहीं जाना। 13 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज अनविलिंग टू साइन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। उसने लेटर या रिप्रेजेंटेशन लेटर, पता है ना, रिटर्न फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेते हैं, बहुत सी इंफॉर्मेशन। अच्छा उसने कोई एक आधी इंफॉर्मेशन देने से इनकार किया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, सारी नहीं दे रहा, साइन लेटर में साइन नहीं कर रहा। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, डिस्क्लेमर, सीधा डिस्क्लेमर, ये डायरेक्टली परवेसिव होनी चाहिए ना। 25 डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑन ऑडिट बोर्ड वेयर प्रायर ईयर्स ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड बाय अनदर ऑडिटर। बस अदर मैटर लिख देंगे, एक नंबर अदर मैटर का होगा शायद। फिर अच्छा आप कोई नहीं बोलेगा, जो कंप्लीट आंसर देगा ना इस क्वेश्चन का उसको ही ना, सिर्फ एक स्टूडेंट से पूछूंगा, बार बार नहीं पूछूंगा, एक स्टूडेंट से। ये मेरा भाई बता दे कॉर्नर वाले, इसका कंप्लीट आंसर क्या होगा? बताया जाएगा ऑडिट कंडक्टेड बाय अनदर फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस्ड, इफ मॉडिफाइड ओपिनियन है उसकी रीजन देंगे, डेट ऑफ ओपिनियन। शाबाश शाबाश, मैं समझ रहा था ये मॉडिफाइड ओपिनियन वाली बात खा जाएंगे, बाकी 3 बता देंगे, मॉडिफाइड ओपिनियन वाली बात खा जाए। अब मुझे बताइए कितने स्टूडेंट के जहन में था कि इफ मॉडिफाइड ओपिनियन तो रीजन भी बतानी है? जरा हाथ उठाइए, कितने स्टूडेंट के? हाँ, आधी से ज्यादा क्लास के जहन में ये बात नहीं थी। चलिए बाहर, तो ये हमारी होम असाइनमेंट डिस्कस हो गई। अब चलते हैं हम अपने आज के कंसेप्ट की तरफ। जो हाँ जी, अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, जैसे वो रिप्रेजेंटेशन लेटर साइन नहीं किया, उसमें स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, इफेक्ट परवेसिव है, तो उसमें अदर मैटर पैराग्राफ भी इंक्लूड करेंगे। क्यों इंक्लूड करेंगे? बताने के लिए कि विड्रॉल क्यों पॉसिबल है, प्रैक्टिकेबल नहीं था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा सिंपल इजी, ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर वाले कंसेप्ट इजी इसलिए होते हैं कि सारा काम स्टेप बाय स्टेप चल रहा होता है। स्टेप नंबर 1 में ये करना, 2 में ये करना, 3 में ये करना, 4 में ये करना, कहानी खत्म। लॉजिकल सीक्वेंस में चल रहा होता है कंसेप्ट, इसलिए ये आसान होता है। आज हम 2 कंसेप्ट टारगेट है हमारा। पहला लीगल प्रोसीजर स्टडी करना है, किसके लिए? अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ स्टैट्यूट। अच्छा देखिए, जिस प्रोसेस से नया ऑडिटर आता है
उसी प्रोसेस से पुराना ऑडिटर जाता है। यानी पुराने ऑडिटर की रिमूवल भी एजीएम पे होगी, नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी एजीएम पे होगी। इसलिए एग्जाम में अगर आपसे पूछे अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बताओ, वो भी यही है। अगर कहे रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर का प्रोसीजर बताओ, वो भी यही है। ठीक है। अच्छा, ये प्रोसीजर जो चेंज ऑफ ऑडिटर वाला केस है ना, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, ये लॉ में भी है यानी कंपनीज एक्ट में, और एथिक्स में भी है यानी कोड ऑफ एथिक्स। हमें कौन सा पढ़ना है? दोनों पढ़ने हैं। अब आपकी मर्जी है, चाहे दोनों इकट्ठे पढ़ लें या अलग-अलग पढ़ लें। अलग, चल पहले कौन सा पढ़े? लॉ वाला, लीगल रिक्वायरमेंट्स। कहता है मेन प्रोसीजर सुन लें। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे कि नेक्स्ट टर्म के लिए किसको ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए। कौन करेंगे? रिकमेंड कर रहे हैं, अपॉइंट नहीं कर रहे। अपॉइंट कौन करेगा? बस ये अपॉइंटमेंट तो आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से। अगर शेयर होल्डर्स का ख्याल है कि नहीं, ये डायरेक्टर्स ने अपना कोई साथी, अपनी जिसको फेवर देने वाला बंदा नॉमिनेट किया, तो मेंबर्स खुद से भी किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मेंबर्स भी रिकमेंड कर सकते हैं। डायरेक्टर्स ने तो करना ही करना है, मेंबर्स भी रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर एग्जिस्टिंग ऑडिटर को भी रीअपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड कर सकते हैं या किसी डिफरेंट ऑडिटर को भी? दोनों को कर सकते हैं। अगर डिफरेंट ऑडिटर को करें तो फिर रिटायरिंग ऑडिटर के पास एक राइट होता है कि वो एक रिप्रेजेंटेशन दे कि मुझे क्यों ना निकाला जाए। रिटायरिंग ऑडिटर के पास क्या होता है? राइट होता है। किस चीज का? कि वो रिप्रेजेंटेशन दे। किसको रिप्रेजेंटेशन दे? मेंबर्स को। क्या? कि मुझे क्यों ना निकाला जाए। ये उसका अपना मौकफ है। देखिए, डायरेक्टर तो ये कह रहे होंगे सर इसको चेंज कर दे, बहुत तंग करता है। तो ऑडिटर कह रहा होगा सर गड़बड़ थी, कोई फ्रॉड का रिस्क था, इसीलिए हमने ज्यादा प्रोसीजर कर दिए थे। हम तो एज शेयर होल्डर हम तो आपका भला करते हैं। तो क्या सिर्फ डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आना चाहिए कि अगर चेंज ऑफ ऑडिटर का केस है तो रिटायरिंग ऑडिटर का भी पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए? तो उसके पास भी राइट है क्या कि वो रिप्रेजेंटेशन देगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। फिर क्या देगा? रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग। क्या देगा? रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग, जिसमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। याद रखिए, ये रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग है, ये रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं है। रिप्रेजेंटेशन लेटर सुना हुआ ना आपने? नहीं, रिप्रेजेंटेशन लेटर सुना हुआ ना? वो कौन देता है? हाँ, किसको? ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन इन राइट। ये तो ऑडिटर दे रहा है मेंबर्स को। ठीक है। फिर इसके बाद एजीएम होगी। एजीएम में मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करेंगे। हो सकता है इसी को रिअपॉइंट कर ले, हो सकता है नए बंदे को अपॉइंट करें। और जब अगर एजीएम हो गई उसके बाद विद इन 14 डेज कंपनी ने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। क्या करना है? इन्फॉर्म करना है। किस लिए इन्फॉर्म करना है? कि सर ऑडिटर चेंज हो गया। आपने कंपनी लॉ में पढ़ा हो, कोई भी चेंज हो, डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव भी चेंज हो, वो भी इतला देते हैं। ऑडिटर चेंज हो वो भी इतला दी जाती है विद इन 14 डेज। अब इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। दोबारा से आइए, प्रोसीजर पढ़ रहे हैं अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों का, क्योंकि दोनों का प्रोसीजर सेम है। और ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर वाला केस है। कौन सा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर वाला। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी तरफ से एक ऑडिटर को रिकमेंड करेंगे, एक अच्छे से ऑडिटर को रिकमेंड करेंगे। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन रिकमेंड या नॉमिनेट करने से पहले उस प्रपोज्ड ऑडिटर की कंसेंट ले ली जाएगी, रजामंदी। भाईजान आप तैयार हैं हमारा ऑडिट करने के लिए? वो कहेगा ठहर जाओ, मुझे 4 दिन दे दो, मैं एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म कर लूं। एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद कहेगा मैं तैयार हूं। फिर डायरेक्टर्स उसका नाम लिखेंगे और एजीएम के नोटिस में लिख के एजेंडा, एजीएम के नोटिस में एक एजेंडा आएगा, क्या? चेंज ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये आएगा। ठीक है। तो लिख के ये एजीएम का नोटिस भेज दिया जाएगा। किसको भेज दिया जाएगा? मेंबर्स को और रिटायरिंग ऑडिटर को। ये बात समझ आई? अब यहां पे देखिए, हम है कंपनी, हमने ऑडिटर
नया नया इसने सीए किया, हमने कहा चलो भाई तुम्हें ऑडिटर अपॉइंट कर देते हैं, इसको रिकमेंड करके लेटर भेज दिया। कंपनी ने किस किस को भेजा? कंसेंट देने का लेटर, रिटायरिंग ऑडिटर को भी, मेंबर्स को भी। अब देखे, अब यहां से बात अब आगे बढ़ रही है। स्टेप नंबर 1 ये था। स्टेप नंबर 2 मुझे बताइए, रिटायरिंग ऑडिटर की तरफ जाऊं कि मेंबर्स की तरफ जाऊं? मेंबर। स्टेप नंबर 2 मेंबर अपने अपने घर बैठे थे, नोटिस मिला, उन्होंने देखा, उसमें लिखा चेंज ऑफ ऑडिटर। बाकी मेंबर्स ने कहा जो मर्जी करते रहे, हमें क्या करना। कुछ मेंबर्स ने कहा नहीं ये ऑडिटर ठीक नहीं है, हाँ जी, ये किसी और पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट। क्या अगर मेंबर्स भी किसी को रिकमेंड करना चाहे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डायरेक्टर ने रिकमेंड करना था तो 2 कंडीशंस थी। क्या? कंसेंट ले ली, नोटिस दे दिया। मेंबर्स ने रिकमेंड करना है 4 कंडीशन। पहला, मेंबर्स जो रिकमेंड करना चाहते हैं उनके पास कम से कम 10% शेयर होल्डिंग हो। कितनी? 10%। ये ना हो भाईजान के पास 1 शेयर है, ये कहे मैं भी तो शेयर होल्डर हूं, मेरे भी तो राइट्स हैं, ना 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 ना। अगर डायरेक्टर्स को रिकमेंड करना है तो कम से कम कितने शेयर होने चाहिए? 10%। अकेले के पास भी हो सकते हैं, अगर इसके पास 7 है, इसके पास 6 है, दोनों मिलके पहुंचे ये भाई के पास, कंसेंट लेनी चाहिए कि नहीं? स्टेप नंबर 1 10%, स्टेप नंबर 2 कंसेंट लेनी है। मेंबर्स कैसे रिकमेंड करेंगे? स्टेप नंबर 1 10% शेयर होल्डिंग, स्टेप नंबर 2 कंसेंट, स्टेप नंबर 3 कंपनी को नोटिस भेजना है। कंपनी को नोटिस भेजना है 7 दिन पहले, 7 दिन पहले कि भाईजान हमारा तीसरा भी, एक तो रिटायरिंग ऑडिटर था, एक जो डायरेक्टर्स ने नॉमिनेट किया, मेंबर्स ने कहा एक हमारी तरफ से भी आ गया तीसरा, चलो अब आएगा ना मजा। 3 ऑडिटर्स में मुकाबला होगा। अच्छा, कंपनी को जब ये मेंबर्स की तरफ से नोटिस मिले, कंपनी दबा के बैठ जाए क्या? कंपनी को फिर जैसे पहले नोटिस भेजा था फिर नोटिस भेजना चाहिए, रिटायरिंग ऑडिटर को भी। लेकिन अब टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, अब 7 दिन रह गए ना बाकी। पहले तो 21 दिन पहले नोटिस भेजते होते हैं, वो तो पता था डिले हो भी या 4, 5, 8, 10 दिन का तो लेटर फिर भी, ये तो 7 दिन रह। तो अब मेंबर्स को लेटर भेजने की बजाय वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है। क्या किया जाता है इसको? वेबसाइट पे अपलोड कर, ताकि जिस मेंबर को देखना है वो फौरी तौर पे देख ले। मैं ठीक हो गया? आपके ख्याल में वेबसाइट पे अपलोड होना चाहिए कि लेटर भेजना चाहिए था जैसे पहले भेजा? वेबसाइट पे फटाफट उधर। अब देखें, डायरेक्टर्स ने क्या करना है ये हो गया डिस्कस, मेंबर्स ने क्या करना है ये भी हो गया डिस्कस। अब किसकी बारी आई? रिटायरिंग ऑडिटर की। रिटायरिंग ऑडिटर की। रिटायरिंग ऑडिटर 2 दफा उसे हार्ट अटैक होने से बचाओ, दोनों दफा। कैसे? पहली दफा कब हार्ट अटैक उसे होने लगा? जब डायरेक्टर्स, और दूसरी दफा मेंबर्स का नोटिस पहुंचा। अब अगर तो रिटायरिंग ऑडिटर समझता है अच्छा है जान छूटी, अच्छा है जान छूटी, तो फिर उसने कुछ नहीं करना। लेकिन अगर रिटायरिंग ऑडिटर समझता है नहीं नहीं मेरे साथ जाती हो रही है, मुझे ही अगले साल का ऑडिट भी करना चाहिए, तो उसके पास एक राइट है। किस चीज का राइट? राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग। वो रिटन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देगा, बनाएगा कि मुझे ही रिपॉइंट करना चाहिए, जस्टिफिकेशन देगा, जो भी जस्टिफिकेशन, और वो रिप्रेजेंटेशन कंपनी को जमा करवा देगा एजीएम से 2 दिन पहले। कंपनी को क्यों जमा करवाएगा? क्योंकि एजीएम के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन कंपनी के थ्रू जाएगी दूसरे मेंबर्स के पास, डायरेक्ट ऑडिटर के जरिए नहीं जाएगी। और लॉ कहता है ये लाजमी है कि अगर उस ऑडिटर ने, रिटायरिंग ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग दी है, तो ये लाजमी है कि इलेक्शन होने से पहले पहले ये रिप्रेजेंटेशन पड़ी जाए, ताकि इलेक्शन ऑफ ऑडिटर से पहले सबका मौकफ सामने आ जाए। ठीक है? रिप्रेजेंटेशन टू बी रेड एट एजीएम बिफोर अपॉइंटमेंट, आफ्टर अपॉइंटमेंट नहीं। अपॉइंटमेंट होगी फिर इसके पढ़ने का क्या फायदा? जब रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली जाए फिर उसके बाद वोटिंग हो जाए कि 3 ऑडिटर, कौन कौन शेयर होल्डर चाहता है ऑडिटर नंबर 1 अपॉइंट हो, कौन चाहता है 2, कौन चाहता है 3। जिसके वोट ज्यादा होंगे उसको नेक्स्ट टर्म के लिए ऑडिटर अपॉइंट कर लिया जाएगा। ठीक है? अच्छा, ऑडिटर के कुछ राइट्स हैं, वो हम अभी स्टडी करेंगे, और कुछ ड्यूटीज भी है। अगर याद रखें, क्वेश्चन आपसे पूछने लगा, क्या शेयर होल्डर्स के लिए लाभ कंपनी ला पड़ा हुआ ना? अगर पड़ा हुआ है तो बताइए। ये ऑडिट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस कंसेप्ट से ऑडिट का कंसेप्ट निकालना है मैंने। अगर क्या शेयर होल्डर का राइट है एजीएम अटेंड करना? राइट है कि ड्यूटी? चाहे करे।
क्या ऑडिटर का राइट है एजीएम अटेंड करे? यस, ऑडिटर का भी राइट है भाई। उसमें रिपोर्ट डिस्कस होगी, ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस होगी कि नहीं एजीएम में? तो उसका मौजूद होना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल है। उसे कोई पूछना है तो वो बता देगा, तो राइट है, ड्यूटी नहीं। लेकिन दो केसेस में ऑडिटर की ड्यूटी बन जाती है एजीएम को अटेंड करना। दो केसेस में ऑडिटर की ड्यूटी बन जाती है, उसने एजीएम को अटेंड करना है। पहला केस अगर लिस्टेड कंपनी हो, ऑडिटर की ड्यूटी है, ऑडिटर या उसका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव एजीएम को अटेंड करता है। ठीक है, हमारे जो क्लाइंट इस्लामाबाद में होते थे उनकी जब एजीएम होती थी तो पार्टनर अगर फ्री होता था तो पार्टनर जाके अटेंड करता था, पार्टनर फ्री नहीं होता था तो किसी सीनियर को भेज देता था, जाओ हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अटेंड करो। उधर कोई पूछे कि ये मिस स्टेटमेंट वगैरह तो एक्सप्लेन कर देना। तो दो केसेस में लिस्टेड कंपनी हो तो जरूर, या अगर रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग सबमिट करवाई हो तो भी, ताकि अगर वो सवाल जवाब करें, बताइए क्या प्रॉब्लम, क्या किस बात पर लड़ाई झगड़ा हुआ था डायरेक्टर्स का आपके साथ, जिसके बाद डायरेक्टर ने किसी और को रिकमेंड कर दिया, तो आप बता सके। दो केसेस में एजीएम अटेंड करना रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। लिस्टेड कंपनी का केस हो और दूसरा रिप्रेजेंटेशन राइटिंग सबमिट करवाई हो। ठीक है जी, बाकी सारा केस हमने पढ़ लिया। बताइए क्लियर? एक दफा क्विकली इसको रीड कर लें। आपके पास 45 सेकंड का टाइम है। एक मिनट रीडिंग कर लीजिए। कर ली रीडिंग। फोर्थ विद का मतलब होता है इमीडिएटली। फोर्थ विद एक वर्ड यूज हुआ है, इमीडिएटली। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं नहीं नहीं, अगर नॉमिनेशन हुई थी और किसी को पॉइंट नहीं किया जाता तो वो कोई इतराज नहीं कर सकते। मर्जी ये भाई, वो क्या टीवी पे वो आते हैं फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह, लटन पटन मिश्रा के अवार्ड, उसमें नॉमिनेशन होती हैं, तो 4 5 6 7 अवार्ड किसको मिलता है? एक हो। तो बाकी कहते हैं अच्छा सर आने जाने का किराया तो दे दे, हमें बुलाया तो था, किराया मांगते हैं? नहीं मांगते, जरूरी नहीं। और याद रखिए एजीएम में जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसका राइट है आना, जो भी अपॉइंट ही नहीं हुए वो नहीं आते। जो डायरेक्टर का होगा ना ऑडिटर, जो उसने नॉमिनेट किया, उसका राइट नहीं है एजीएम में आना, वो तो भी ऑडिटर बना ही नहीं है। वो अपने घर में उसका खर्चा पानी भी कोई नहीं लगा होगा, नहीं पॉइंट किया तो इतराज भी नहीं करेगा। हाँ एक्सेप्टेंस प्रोसीजर पे उसका कुछ लगा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं गया मोबाइल, मैं कहा मोबाइल ठीक कर दे भाईजान, उसने चेक करके उसने कहा 40,000 लगेगा, मैंने कहा बंद करके वापस कर दे, बंद करके दे दिया मोबाइल। मैंने पूछा भी नहीं क्या कि चेक किया है पैसे, उससे भी, क्योंकि ये उनके प्रोफेशन में नॉर्मल होता है। ऐसे कस्टमर को पता चले उसके बाद डिसीजन करता है ना, तो जिनको पॉइंट नहीं किया उनकी कोई टेंशन। हाँ जी, एजीएम का नोटिस रिटायरिंग ऑडिटर को भी जाता है, मेंबर्स को भी जाता है, ऑडिटर को भी जाता है, कंपनी लॉ में बल्कि आपने पढ़ा होगा, और लोग को भी कुछ जाता है, डायरेक्टर्स को भी जाता है, शायद डायरेक्टर्स को भी जाता है नोटिस। कोई मर जाए तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को भी जाता है, जाते हैं नोटिस। चलिए अच्छा, अब है नेक्स्ट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा चलो ठीक है, ये नहीं पढ़ाता, ये बड़े वाला नहीं पढ़ाता, ये छोटे वाला तो पढ़ा, ये 3-4 मिनट का। प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हमने स्टडी किया लीगल रिक्वायरमेंट्स के चेंज ऑफ ऑडिटर, कभी और जल्दी छुट्टी दे दूंगा, अभी आज 3-4 मिनट दे दे मुझे। लीगल रिक्वायर, जब ऑडिटर चेंज होगा तो कंपनी लॉ क्या कहता है, जब ऑडिटर चेंज होगा तो कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है, ये तो पढ़ा ही नहीं। तो अभी साथ साथ कंसेप्ट ताजा चेंज ऑफ ऑडिटर का अभी पढ़ ले तो बेहतर है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब ऑडिटर चेंज होते हैं लीगल प्रोसीजर तो है ही है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है।
कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकमिंग ऑडिटर की है, कुछ आउटगोइंग की। इनकमिंग की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इनकमिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करना है। आउटगोइंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर का रिप्लाई देना है। बताइए कोई नई बात थी? इनकमिंग, अच्छा, आउटगोइंग ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि अगर उसने रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग कंपनी को जमा करवाई है ना, आई कैप को भी जमा करवाएगा, आई कैप को भी जमा करवाएगा आउटगोइंग ऑडिटर। और इनकमिंग ऑडिटर उस रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग को पढ़ेगा। ये एक्सेप्टेंस के डिसीजन में आपको याद है, मैं लिंक करवा दूं, वो पूछता होता था आउटगोइंग से कोई रीजन है तो बता दो। तो अगर उसे उधर से जवाब ना मिले लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग उसके हाथ आ जाए तो यहां से जज कर लेगा, फिर पोर्ट से भी जज कर सकता है। जवाब आ जाए वो तो बेहतरीन है ना क्लियरेंस लेटर का। अदर, लेकिन ये अदर सोर्स की एग्जांपल एक ये भी है। तो इनकमिंग ऑडिटर को अगर रिप्रेजेंटेशन आउटगोइंग ऑडिटर ने दी है तो वो पढ़ ले। अब चाहे ये कंपनी से लेके पढ़ ले, चाहे आई कैप से, आई कैप के पास भी है। हाँ, अगर अब बहुत स्वेयर केस आ गया, मिड टर्म रिमूवल, अगर मिड टर्म रिमूवल है तो आउटगोइंग ऑडिटर ने जाते जाते शिकायत लगानी है आई कैप को। उसने सारा केस फॉरवर्ड कर देना है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है। इन केस ऑफ मिड टर्म रिमूवल आउटगोइंग ऑडिटर क्या करेगा? आई कैप को इन्फॉर्म करेगा और उसे सारे फैक्ट्स बताएगा, सारे फैक्ट्स, वकू असल में हुआ क्या था मिड टर्म के केस में। किस केस में? और अगर मिड टर्म के केस में नया ऑडिटर आ गया तो वो तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा क्लाइंट जब तक आई कैप से क्लियरेंस ना ले ले, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है, मिड टर्म सेंसिटिव इशू। आई कैप नॉर्मली 15 दिन में जवाब दे देता है, एक्सेप्ट करेगा ना। लेकिन याद रखें, ये जो अहम चीज बता रहा हूं, इनकमिंग ऑडिटर ने आई कैप से क्लियरेंस लेनी है, ये सिर्फ मिड टर्म रिमूवल के केस में लेनी है, एवरी केस में नहीं लेनी, सिर्फ मिड टर्म रिमूवल। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी वो राइट्स ड्यूटीज तो आपको पढ़ाने नहीं, वो कल देखेंगे। हाँ, एग्जाम्प्टिव क्या है, ये क्या होते हैं कल नहीं पढ़ेंगे, घर जाके आप पढ़ेंगे। ये एग्जाम्प्टिव क्या है, ये रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया। तो ये आपने घर से पढ़ के आनी है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।